हेलो गुड इवनिंग डियर जारे पे स्पिरिट्स, वेलकम बैक राधेश पाठशाला प्लेटफॉर्म। आशा करता हूँ आप सभी की तैयारी बढ़िया चल रही होगी एंड आप सभी पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ अपने लक्ष्य की ओर उन्मुख भी होंगे। एंड आशा करता हूँ आप सभी अपने अपने लक्ष्य में सफलतापूर्वक अपने उस लक्ष्य को प्राप्त करें। एंड एक बड़ा प्रश्न होता है यूजीसी नेट जा रहे पेपर वन को लेकर, खास तौर पर कि सर इस पेपर को हम किस तरीके से आसान बना सकते हैं, किन किन बिंदुओं पर विशेष तौर पर ध्यान रख सकते हैं। क्यों सर हम पेपर मुझे मुझे भी जब व्यक्तिगत तौर पर जब बच्चों के मैसेज आते हैं, कमेंट्स आते हैं, तो मैं भी उस चीज को और बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करता हूँ कि हाँ, एक्चुअली में अगर देखा जाए तो पेपर वन पेपर टू के अकॉर्डिंग थोड़ा सा टफ पड़ता है। क्यों? क्योंकि पेपर वन में भी आपको 10 यूनिटें पढ़ना पड़ती है, टू में भी 10 यूनिटें पढ़ना पड़ती है आपको। ये सब हमको बातें, मैं आज पैटर्न की बात नहीं करूंगा, थोड़ी सी हम पेपर वन पे अपनी एक समझ विकसित करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो आप सभी के लिए मेरा परिचय है, मेरा नाम है राधेश्याम केवट। पहली बार यदि आप राधेश पाठशाला पर आए तो सर सबसे पहले राधेश पाठशाला को सब्सक्राइब करिए। एंड ऐसे विद्यार्थी जो यूजीसी नेट जा रहे पेपर वन दिसंबर में अभी जो आने वाला हमारा एग्जाम जनवरी में होगा, जो आपको 31 दिसंबर से 6 जनवरी देना चाहते हैं, या फिर जो जून 2026 के दृष्टिकोण से भी पेपर देना चाहते हैं, परंतु पेपर वन कहीं उनको जटिलता पड़ती है, विशेष तौर पर हिंदी माध्यम वाले विद्यार्थियों के लिए। तो आप ऐसे सभी विद्यार्थी जो पेट को सपोर्ट नहीं कर सकते, ऑफलाइन क्लासेस भी नहीं ले सकते, सक्षम नहीं है किसी भी परिस्थिति, बस मैं डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा। तो ऐसे सभी विद्यार्थियों के लिए मैं राधेश्याम केवट अपने इसी बेच राधेश पाठशाला के मंच पर बेच उदयपद 1.0 के माध्यम से पेपर वन पूर्णतः 10 की 10 यूनिट आप सबके लिए निःशुल्क अपनी इसी राधेश पाठशाला पर करा रहा हूँ, जिसकी मैं अभी तक आपके लिए 6 यूनिट कंप्लीट करा चुका हूँ। 2 यूनिटें आपकी रनिंग में भी चल रही हैं, बिल्कुल लाइव सेशंस होते हैं हमारे। पहली क्लास हमारी 8 बजे होती है, सेकंड क्लास हमारी 9:30 बजे होती है। तो बाकी जो भी इन्फॉर्मेशन होती है मैं टेलीग्राम चैनल पे आप सबके लिए दे देता हूँ। नोट्स कहाँ मिलेंगे? तो नोट्स किसी भी वीडियो पर जाइए, टेलीग्राम चैनल की लिंक पे क्लिक करिए और वहां से ज्वाइन करके आप सारे के सारे नोट्स प्राप्त कर सकते हैं और अपनी तैयारी को आसान बना सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं सर पेपर वन की। ठीक है, तो बेच के विषय में इन्फॉर्मेशन देती है, अपन आते हैं वापस पेपर वन की बात करते हैं कि सर पेपर वन इतना जटिल क्यों होता है। तो देखो, पेपर वन अपने आप में जो उसकी यूनिटें हैं, जो उसका एक फ्रेम किया गया है यूजीसी की तरफ से, तो वाकई में जटिलता तो प्रदान करता ही है। साथ ही आपके जेआरएफ में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, बहुत इंपॉर्टेंस पेपर वन की रहती है। बहुत सारे बच्चे से पेपर वन में अच्छा स्कोर नहीं लाने की वजह से डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं जेआरएफ के लिए, फिर वो पीएचडी या नेट में क्वालिफाई होते हैं। तो मैं उन्हीं बिंदुओं पर समझा रहा हूँ। मेरा कई वर्षों का अनुभव है पेपर वन को लेकर, मैं पढ़ा भी रहा हूँ पेपर वन, मैंने अपनी इसी राधेश पाठशाला पे। तो जो बारीकियां मैंने देखी है, अपना जो कई वर्षों का जो अनुभव है, वही सब आप सबके साथ साझा कर देता हूँ। एंड आपके लिए बता देता हूँ, पेपर वन थोड़ा डायनेमिक, थोड़ा के चेंज हो चुका है पूछने का तरीका यूजीसी का। अगर आज से मैं 5 से 10 साल पहले के अगर मैं कुछ पुराने जब प्रश्न देखता हूँ पेपर वन के, और अभी के जब मैं प्रश्न देखता हूँ, तो बहुत एक जो गैप देखने को मिलता है, जो क्वेश्चनिंग गैप मुझे देखने को मिल रही है, वह गैप ये है कि आजकल जो प्रश्न आने लगे वो सिर्फ ऊपर ऊपर ही की अपरले ऊपर ऊपर के सरफेस से प्रश्न नहीं पूछे जा रहे, बल्कि बहुत ज्यादा डीपली और अंडरस्टैंडिंग लेवल के प्रश्न आने लगे। यही एक सबसे मेजर कारण है कि पेपर वन में बच्चा अच्छे स्कोर नहीं कर पाता है। तो सर फिर कैसे तैयार करेंगे? देखो, दो तरीके होते हैं। एक तो आप जाइए मार्केट से कोई बुक ले लीजिए, या फिर आप किसी टीचर से पढ़ना प्रारंभ कर दीजिए। दो ही तरीके होते हैं। बुक को लेकर मैंने एक छोटी वीडियो बनाई हुई है, आप जाके देख सकते हैं। बिल्कुल, आप वीडियो सेक्शन में जाएंगे, वहां आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करने पर वीडियो मिल जाएगी। बुक्स को लेकर जो संदेह है वो भी मैंने आप सबका दूर किया है। क्लियर? तो अभी हम बात करेंगे पेपर वन को कैसे हम आसान तरीके से कर सकते हैं, या किन किन बिंदुओं पर हमें विशेष तौर पर ध्यान देना चाहिए। देखो, पेपर वन में मैंने आपको बताया कितनी यूनिटें होती है प्रिय विद्यार्थियों। सर 10 यूनिटें होती है। ठीक है, और पेपर वन की जो 10 की 10 यूनिट है ना, ये एक यूनिट दूसरी यूनिट से किसी भी तरह से कोई संबंध इसका नहीं है। रिसर्च पढ़ोगे, ये रिसर्च पर अपनी एक यूनिट है। टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ोगे तो ये टीचिंग मेथड्स पर अपनी एक यूनिट बनती है। हायर एजुकेशन, तो ये एक पूरी हिस्टोरिकल यूनिट होती है, जिसे हम प्राचीन एजुकेशन इंडियन सिस्टम से लेकर वर्तमान तक के 2025 तक की पूरे के पूरे हायर एजुकेशन सिस्टम को समझते हैं, जिसमें करंट अफेयर्स का भी पार्ट रहता है, कुछ आईसीटी का पार्ट रहता है, जहां से बहुत ज्यादा प्रश्न बनते हैं। तो हमें इस तरीके से प्रश्न पढ़ना पड़ेगा। मैं यदि आपसे यूनिट 10 की मैं बात एक एक करके ऐसा करते हैं, यूनिट पे हम बात कर लेते हैं और समझ में अच्छे से आ जाएगा। तो यूनिट नंबर जो आपकी फर्स्ट होती है, जिसे हम कहते हैं रिसर्च एप्टीट्यूड। ठीक है, रिसर्च एप्टीट्यूड। देखो, यह शिक्षण अभिवृत्ति जिसे हिंदी में कहते हैं हम। तो रिसर्च एप्टीट्यूड
को आप रट के तो बिल्कुल नहीं कर सकते। यहाँ पर जो रूट लर्निंग का जो फॉर्मूला है ना, रूट लर्निंग का फॉर्मूला काम नहीं करेगा, यानी रेक्टिफिकेशन यहाँ पे कार्य नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको अंडरस्टैंडिंग समझना पड़ेगा, तभी आप यहाँ से अच्छे प्रश्न कर पाओगे। फिर मैं आपसे बात करूं टीचिंग एप्टीट्यूड की, सेकंड यूनिट जो आपकी है, अगर मैं टीचिंग एप्टीट्यूड की आपसे बात करूं प्रिय विद्यार्थियों, तो यहां पर भी आपको याद करने वाली चीजें भी हैं, प्लस यहां पर भी आप पूरी तरह से रूट लर्निंग का फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। देखो, रूट लर्निंग और मल्टीपल रिवीजन दोनों में बहुत अंतर होता है। रूट लर्निंग मतलब आप सिर्फ बुक्स उठाओगे और रटना प्रारंभ कर दोगे। क्यों? यूजीसी जो प्रश्न आजकल पूछ रही है, आपने यदि पीवाईक्यूज देखे होंगे, तो आप उन जब प्रश्नों की प्रकृति को जब आप देखोगे, तो आपको एक चीज देखने में यह मिलेगी कि सर ये जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं हमसे यूजीसी, ये सेम टू सेम एज अ डेट आप जिस भी बुक से पढ़ के जा रहे हो वैसा नहीं पूछेगा सर, क्योंकि उसके पूछने का तरीका ही उसने अपने चेंज कर दिया। इसलिए आप देखोगे बहुत से कम बच्चों का जारेफ होता है, बच्चे 2-2 3-3 बार प्रयास करते हैं, जारेफ नहीं हो पाता, नेट हो जाता परंतु जारेफ में रह जाते। उसका सबसे बड़ा कारण है ये जो मैं आप सबको बता रहा हूं, ठीक है। फिर यदि मैं एक यूनिट और लेता हूं आपसे पास अभी, जैसे कि एक मैं आपके पास 2 यूनिट लेता हूं, हाँ इसमें 2 यूनिट जो है वो आपस में कनेक्टेड है। अगर देखा जाए, एक आती है आपके पास मैथमेटिकल रीजनिंग, मैं यहां लिख देता हूं मैथमेटिक्स रीजनिंग, जो यूनिट का इन्होंने नाम रखा है। एंड एक होती है आपके पास इसमें डाटा इंटरप्रिटेशन या डीआई की यूनिट, ठीक है। 4 यूनिटें हो गई अब तक हमारी टोटल, थोड़ा मैंने क्रम बदल दिया यहाँ पे ना, आप निश्चिंत रहना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता अपन को। ये जो 2 यूनिट होती है, देखो प्रत्येक यूनिट से लगभग बता दूं, मैक्सिमम लगभग 5 प्रश्न बनते हैं, तो इस हिसाब से हमारे टोटल 50 प्रश्न 5 प्रश्न बनते हैं हर एक यूनिट से, तो आप देखोगे तो लगभग 50 प्रश्न इस यूनिट से बनते हैं, जो हमें 100 नंबर देकर जाते हैं। क्लियर? आप 50 में से 50 तो कभी सही नहीं कर पाओगे, कोई भी नहीं कर पाएगा, कोई टीचर भी आपको 50 प्रश्न की तैयारी नहीं करा पाएगा, इसलिए ये टफ बन जाता है। यहां से लगभग 8 से 10 प्रश्न ऐसे आते हैं जो किसी के अंडर में नहीं होते, परंतु इसमें से भी आप 1 से 2-3 प्रश्न आप कर सकते हो। क्यों? बस आपको बहुत ज्यादा थोड़ी अंडरस्टैंडिंग और डीपली स्टडी करना पड़ेगा, तब जाके आप उस लेवल तक अपने आप को पहुंचा सकते हो, ठीक है। ये जो है ये पूरा का पूरा आपके पास कैलकुलेटिव आपकी यूनिट है। मैथ मतलब मैथ है, यहाँ आपको परसेंटेज पढ़ना पड़ेगा, आपको सारा पढ़ना पड़ेगा, आपको कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ना पड़ेगा, सिंपल इंटरेस्ट पढ़ना पड़ेगा, आपको पूरे रीजनिंग वाले, मैं सीरीज की बात करूं, सीरीज आपको करना पड़ेगा, कोडिंग डिकोडिंग आपको समझना पड़ेगा। ये सारी जो भी मैथ के प्रमुख फैक्टर है, अपन सिलेबस की बात नहीं करेंगे अभी, ठीक है। सिलेबस के लिए मैंने आप जाओगे तो एक सिलेबस वाली वीडियो मिल जाएगी आपको अपनी प्लेलिस्ट पे। तो ये चीजें हैं। डाटा इंटरप्रिटेशन पूरा पूरा मैथ पे डिपेंड होता है, जहां आपको रेशियो और परसेंटेज निकालना अच्छे से यार, क्योंकि अभी जो प्रश्न आ रहा है रेशियो और परसेंटेज बेस्ड बहुत ज्यादा पूछे जा रहा है, तो ये जो यूनिट होती है यहाँ बच्चे बहुत रह जाते हैं। क्यों? उनकी कैलकुलेटिव जो स्किल्स है वो अच्छी नहीं होती। तो ये जो चीज मांगती है ना, ये मांगती है आपके पास प्रैक्टिस। ये दोनों यूनिट है। एक यूनिट और है जो प्रैक्टिस की डिमांड करती है, वो भी मैं बता देता हूँ। उस यूनिट को हम कहते हैं सर लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग ये क्या होती है सर? तो इसे हम कहते हैं तर्क की बात की जाती है। आपने प्रश्न देखे होंगे, कुछ गधे बिल्ली हैं, कुछ बिल्लियां गधे हैं, इस टाइप के जब प्रश्न देखने को मिलेगी, मैंने शायद गधे शब्द इस्तेमाल कर लिया, निकल गया फ्लो में, कोई दिक्कत नहीं। कोई चूहा बिल्ली है, कोई बिल्ली चूहा, इस तरीके जब प्रश्न देखते हो, वो सिंपल प्रश्न नहीं होते, बच्चे बहुत गलत कर आते हैं, इसलिए स्कोर कम रह जाता है। तो ये जो आपका ये पूरा का पूरा अंडरस्टैंडिंग बेस आपका पूरा का पूरा यूनिट है, एंड इसमें आपको चाहिए पड़ेगी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस, ठीक है। और आपको ये बुक से समझ में नहीं आएगी ये यूनिट, फिर बता रहा हूं आपको। तो 5 यूनिट तो आपकी जे हो गई, ठीक है। फिर एक यूनिट होती है आपके पास आईसीटी। आईसीटी को हम कहते हैं इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी, बहुत शानदार बहुत प्यारी यूनिट होती है। यहां से आपको मैक्सिमम फैक्ट्स याद करना पड़ता है प्लस अंडरस्टैंडिंग के साथ, ठीक है। फिर एक यूनिट होती है आपके पास, जैसे मैं यूनिट नंबर 7 अगर लिख दूं, जिसे हम कहते हैं कम्युनिकेशन, एक रहेगी, ये ऊपर था, अपन इसको नीचे लिख देते, कोई दिक्कत नहीं। यहां आपको अंडरस्टैंडिंग प्लस
सबसे मेन अंडरस्टैंडिंग है कम्युनिकेशन में, आपको यहाँ पे इसको समझना पड़ेगा, यानी रूट लर्निंग करके भी आप कम्युनिकेशन के प्रश्न नहीं कर, बहुत सिंपल यूनिट है परंतु बच्चे क्वेश्चन नहीं कर पाते क्यों, बच्चे रट कर जाते हैं। तो यहाँ पे भी आपका रूट लर्निंग का फैक्टर काम नहीं करेगा इस यूनिट पर भी। फिर अब देखो ये किसी भी यूनिट से 2 यूनिट यदि मैं छोड़ दूं मैथमेटिकल रीजनिंग या डाटा इंटरप्रिटेशन को, तो बाकी सारी यूनिट इंडिविजुअली अपने आप में एक यूनिट्स है, अपने आप में एक सब्जेक्ट है। पेपर 2 में क्या होता है, जैसे पॉलिटिकल साइंस की मैं यदि बात करूं आपसे, तो आप जब जो भी आप विचारक पढ़ रहे हो तो उनके विचारक आप थ्योरीज में भी देख लोगे, जितने भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज हैं उन सभी को आप पॉलिटिकल थिंकर्स से भी मिलती हुई वही स्वतंत्रता समानता संघर्ष की बात करी जाएगी। जब अंतरराष्ट्र में आओगे तब भी वहां ये सारी चीजों पे बात की जाती है, संविधान पे भी यही सारी चीजें बात, तो कनेक्टेड होती है वहां सारी की सारी चीजें एक दूसरे, परंतु यहाँ पे चीजें कनेक्टेड नहीं होती, इसलिए थोड़ी यहाँ पे जटिलता बनती है। बच्चे प्रश्न गलत कर आते हैं, बच्चे बड़ी 35 प्रश्न सही करने में भी हालत खराब हो जाती है, सच बता रहा हूँ, 50 में से 35 प्रश्न करने में भी हालत खराब हो जाए। तो जारिफ यदि आपको निकालना है तो सिर्फ 30-35 प्रश्न से तो जारिफ सही नहीं निकलेगा, उसके लिए कम से कम आपको 40 प्रश्न तक अपने आप को 40 से 42-43 प्रश्न लेके जाओगे, तब जाके आपके पास पेपर तब जाके आपको जारिफ में क्वालिफिकेशन के आपके चांसेस बढ़ेंगे, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है, सीधी सी बात है, क्योंकि अब पैसे अच्छे मिलने लगे तो बच्चे बहुत ज्यादा एग्जाम देने लगे। फिर एक यूनिट और होती है, यूनिट नंबर 8 में लिख दूं इसको यहाँ पर, यहां बता देता हूं, ठीक है। यूनिट नंबर जो 8 है आपकी, मैं लिख देता हूं यहाँ पर, कॉम्प्रिहेंशन यूनिट आती है। तो इससे तो मैं वैसे भी यूनिट गिनता नहीं, ये इसमें जो 5 प्रश्न आपके आते हैं ये 5 प्रश्न फ्री के होते हैं। हम सब गद्यांश पद्यांश या जो कॉम्प्रिहेंसिव पेसेज लगाते आ रहे हैं, एक पेसेज मिलता है उसमें से 5 प्रश्न दिए जाते हैं, छांटना पड़ता है, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस करना पड़ता है। इसमें पेपर की यदि बात करूं तो आपको समय बहुत ज्यादा लगेगा, तो कोशिश करना अभी से पेसेज लगाते रहो, पीवाईक्यू उस पर थोड़ी स्किल्स बिल्ड हो जाएगी आपकी। फिर आती है आपके पास एक यूनिट आती है पीडीई, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट। ये पूरी की पूरी जो यूनिट होती है फैक्ट पर बेस होती है। यहाँ आप शायद रूट लर्निंग आपको काम करेगी, इस जगह पर बहुत ज्यादा फैक्ट याद करना पड़ेगा। फिर भी इसमें से 1-2 प्रश्न ऐसे लगते हैं जो अंडरस्टैंडिंग लेवल पर आते हैं, परंतु मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से फैक्ट बेस होते हैं। फिर एक और अंतिम यूनिट पड़ती है जिसे हम कहते हैं एच, यानी कि हायर एजुकेशन। बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, यहाँ पे करंट अफेयर्स का भी फैक्टर कार्य करता है, आईसीटी में भी करंट अफेयर्स फैक्टर कार्य करता है, पीडीई में भी करंट अफेयर्स का फैक्टर कार्य करता है। तो हमें थोड़े से करंट अफेयर्स पर भी कार्य करना पड़ता है ताकि हमें सब चीजों को देखने में आसानी मिल जाएगी। अब मैं बात करता हूँ जो विद्यार्थी अभी एग्जाम देने वाले हैं वो कैसे एग्जाम को देंगे, इस पर हम एक अलग से पूरी लेकर आएंगे, पूरे एक में और वीडियो रिकॉर्ड करके दे दूंगा आप सबके लिए, आप निश्चिंत रहिए। बाकी देखो पेपर 1 में ये जो 10 की 10 यूनिट है इन पे कार्य करना पड़ेगा, ठीक है। देखो अब जो मैं सबसे महत्वपूर्ण सबसे इंपॉर्टेंट चीजें आपके लिए बता रहा हूँ, ये आपको समझना बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं समझोगे ना तो फिर दिक्कत आपके लिए बहुत ज्यादा होने वाली है। क्लियर? देखो मैं यहाँ कुछ चीजें आपके लिए बता रहा हूँ, आपके लिए पीवाईक्यू आपको मोस्टली आपको पीवाईक्यू लगाना ही लगा, नहीं लगाओगे ना तो बहुत नुकसान होने वाला, आपको खुद पता चले। कितने ईयर? मैं कहूंगा मैक्सिमम 3 इयर्स के पीवाईक्यू आप लगा लो, ठीक है। जैसे मैं यदि बात करूं आपसे, आप इसमें अभी जैसे कि जून 2025 का लगा लो, ठीक है। फिर इसके बाद दिसंबर एंड जनवरी 2024 का लगा लो, और इसी तरह 2023, कम से कम इतने पीवाईक्यूज लगा लो। कहां से लगाओगे? तो वीडियो क्लासेस के चक्कर में मत रहो, थोड़ा सा खर्च कर लो, किताबों के लिए खर्च करने में संकोच नहीं करना चाहिए हमें, ठीक है। बुक मंगा लो कोई सी भी, जैसे कि अगर मैं हिंदी माध्यम वालों के लिए बात करूं, यूथ पब्लिकेशन की एक बुक आती है जो बाइलिंगुअल, कोशिश करना आपको बाइलिंगुअल वाली बुक लाओ, ठीक है, जिसमें हिंदी इंग्लिश दोनों रहे। एंड एक और चीज अच्छी वाली याद आ गई है मुझे, मैं यहीं बता देता हूँ, पेपर को आप जब पढ़ोगे ना पूरा का, तो इसको पढ़ना बाइलिंगुअल। किसकी बात करूं, ये हिंदी माध्यम वालों के लिए बता रहा हूं, सिर्फ हिंदी में पढ़ के मत जाना पेपर को। क्यों? क्योंकि आपने प्रश्न अगर आज देखे होंगे तो ऐसा ट्रांसलेशन मिलता है कभी कभी कुछ कुछ शब्दों का जो समझ से परे होता, ठीक है। तो क्या करना है, अपन को बाइलिंगुअल पढ़ के जाना है, ठीक है। हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ के चलो, हिंदी में, फिर उसका इंग्लिश भी देखो, ताकि आपको प्रश्न, अब जैसे कि हायर एजुकेशन में नहीं आवश्यकता पड़ेगी ज्यादा बाइलिंगुअल पढ़ने की, परंतु रिसर्च टीचिंग कम्युनिकेशन जैसी यूनिट में, आईसीटी जैसी यूनिट में आपको इंग्लिश ही इंपॉर्टेंट आपके लिए काम आएगी, वही आपको एग्जाम में मदद देगी, ठीक है।
ताकि जो बच्चे बहुत सारे क्या सर तैयारी तो कर लेते हैं पर वो सिर्फ हिंदी हिंदी पढ़कर जाते तो फिर दिक्कत आती है। और मार्केट में बाइलिंगुअल बुक मिलेगी नहीं आपको, ये भी आप सबको पता है। ठीक है, बता दिया मैंने आपको, आप स्वतंत्र हैं, आपको जैसे पढ़ना जहां से पढ़ना वैसे पढ़िए। ठीक है, मुझसे अगर समझ में आता है, आप मुझसे पढ़ भी रहे हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बाकी सारी चीजें मैं क्लासेस में आपके लिए क्लियर करता ही हूँ, तो आप वहां से देख लीजिएगा। तो ये सबसे बड़ी चीज एक पीवाईक्यूज मैंने आपके लिए बता दी। उससे पहले एक चीज और होती जो मैं हमेशा कहता हूं भाई, ये सिलेबस जब तक ये नहीं पता होगा ना तब तक तो कुछ मतलब ही नहीं है कुछ करने का। तो 10 की 10 यूनिट वैसे मैंने बता दी, पर ये सिलेबस में देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना ये तभी पता चलेगा। परंतु यहाँ एक माइनस पॉइंट ये निकल कर आता है सिलेबस में कि सिलेबस में जो चीज दी हुई है ना उससे इतर भी बहुत सारी चीजें यूजीसी पूछती हैं। तो जो एक गाइड ही आपको बेहतर तरीके से बता सकता है, या फिर आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है लर्निंग की, आपने पीवाईक्यूज पे कितना कार्य किया है, आप न्यू उसके ट्रेंड को कितना समझ पा रहे हैं यूजीसी के, तो उस ट्रेंड के अकॉर्डिंग ही आप यहाँ एनालिसिस कर सकते हैं कि किस यूनिट पे किस तरीके के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं। ठीक है, अब जैसे हायर एजुकेशन में अभी देखोगे तो आईसीटी वाले क्वेश्चंस बहुत ज्यादा बनने लगे, तो ये चीज हमको पता होगी तो हम कर लेंगे, वरना फिर गलत करके आएंगे। रिसर्च एप्टीट्यूड में आईसीटी वाले क्वेश्चंस बहुत बनने लगे, क्यों? सरकार की जो स्कीम्स होती हैं, प्लानिंग्स होती हैं, इनिशिएटिव होते हैं, वो तुरंत पूछ लिए जाते हैं सर, तो उन पर भी हमको ध्यान देना पड़ता है। तो दो चीजों की मैंने बात कर दी। तीसरा मैंने बात की कंटेंट। तो कंटेंट की आपके लिए बुक्स के लिए कोई संदेह है तो बुक्स के लिए आप एक मैंने छोटी वीडियो बनाई वो देख लेना। ठीक है, मैं किसी भी बुक को बुरा नहीं कह रहा हूं, ना मैं कहूंगा, ना मैंने कभी कहा है, ये आपके विवेक पर, इसका पूरा एनालिसिस अपन ने किया है एक वीडियो में, वो जाके आप देख लेना। अगर आपको डाउट है बुक्स को लेकर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अगर आपसे अच्छी तैयारी चल रही है, अच्छे आपके क्वेश्चन बन रहे हैं तो बुक से पढ़ो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है उससे। मैं तो चाहता हूं आपको प्रॉब्लम ना हो, बस वो चीजें मैं आपको बताना चाहता हूं, बस और कोई मेरा उद्देश्य नहीं है किसी भी तरह का। ठीक है, एक चीज और रह गई है आपके पास, इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज होती है मल्टीपल रिवीजन। देखो इतना सब करने के बाद भी अगर आपने मल्टीपल रिवीजन नहीं किया, हायर एजुकेशन हो, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट हो, आईसीटी हो, ये यूनिट में ना फैक्ट्स भरे पड़े हैं। क्या कहा मैंने? फैक्ट्स भरे पड़े हैं। पीपल डेवलपमेंट एनवायरमेंट हायर एजुकेशन में डेट्स बहुत याद करनी पड़ती हैं, फैक्ट बहुत याद करने पड़ते हैं। क्यों? जेआरएफ निकालना तो करना पड़ेगा, नहीं तो कोई बात ही नहीं है भाई, कुछ करो ही मत, इससे बढ़िया तो है ये है। मैं तो कहता हूँ ना, मेरी एक लाइन भी है, बताता हूँ, मैं बच्चों को बोलता भी हूँ अपनी क्लास सेशन के दौरान जब कभी जरूरत पड़ती है, या तो जान लगा दो या फिर जाने दो, सीधी सी बात है। फालतू का अपन को समय बर्बाद नहीं करना, हो पा रहा तो करो, नहीं हो पा रहा तो छोड़ दो, वरना नहीं था कोई दूसरा कार्य देख लो। पर भाई देखो, अगर ये निकालना है, फेलोशिप चाहिए, पीएचडी करना है, डॉक्टरेट की उपाधि चाहिए, आप सभी को असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, तो ये सब तो करना पड़ेगा, दूसरा कोई विकल्प आपके पास नहीं है। अन्यथा आप कोई देख लीजिए, दूसरी भर्तियां देख लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, नीचे की आप स्टेट लेवल की। ठीक है, मल्टीपल रिवीजन के बाद यदि मैं बात करूं तो फिर आती है सर एमसीक्यूज की। अब एमसीक्यूज ऐसा है सर, मिल रहे हो तो लगा लो, लास्ट के कुछ 10 15 20 दिन लगा लेना, इतना काफी है। परंतु पीवाईक्यूज आपको मोस्टली लगाना है। साथ में बता देता हूँ, पेपर 2 भी यदि आप पीवाईक्यूज लगाना ही है आपको, पेपर 2 में कम से कम 10 साल के पीवाईक्यू लगा लो, मिनिमम लास्ट 10 साल के उठा लो। ठीक है, बुक्स वही है, यूथ पब्लिकेशन निकालती है, अच्छी बुक्स आती है। मुझे देखो यूथ पब्लिकेशन वाला कोई पैसा नहीं दे रहा है, ठीक है, मैंने उसको पर्सनली यूज किया है। उसकी एक सबसे बड़ी अच्छी आदत ये हिंदी माध्यम में बाइलिंगुअल मिल जाती है वो लगाने के लिए, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, बाकी दूसरा कोई नहीं है। आपको जहां से लगाना हो, जिस किताब से लगाना हो, आप स्वतंत्र हो लगाने के लिए, मेरे उसमें कोई भी ज्यादा स्वार्थ नहीं है किसी भी तरह का। ठीक है, तो और कुछ तो देख लेता हूं मैं, अगर कुछ रह गया हो इम्पोर्टेंट तो ये है। देखो पेपर 1 की छोटी सी रणनीति बस। और करना चाहते हो आप, वाकई में पढ़ना चाहते हो तो देखो टाइम वेस्ट मत करो कि सर बाद में करेंगे, सोच लेंगे, ये कर लेंगे। देखो मैंने भी इसको बहुत लाइट लिया था जब मैंने प्रारंभ किया था इसको शुरुआत में, ये एग्जाम उतना लाइट बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा आपको, अब समय की बात करूं सर कितना समय पढ़ना पड़ेगा, तो पेपर 1 के लिए कम से कम यदि आप स्टूडेंट हो, सीरियस एस्पिरेंट्स हो, जेआरएफ के लिए अगर आप फाइट करना चाहते हो तो मैक्सिमम मैं आपसे कहूंगा 4 से 6 घंटे, तो 4 तो मुझे कम लग रहा है, मैं तो 5 से 6 घंटे आप मानिए, फिर भी मैं 4 से 6 घंटे बोल रहा हूँ आपसे, 4 से 6 घंटे इसको टाइम देना है अपन ने डेली। ठीक है, 4 से 6 घंटे अपन को टाइम देना ही है, इतना ही आपको पेपर 2 में देना है, तब जाके आप चीजों कवर कर पाओगे। मल्टीपल रिवीजन करना पड़ेगा, अंडरस्टैंडिंग करना पड़ेगा। मैं तो डीआई की प्रैक्टिस सर अभी से कर दूं, अगर आप अभी देना चाहते हो
या जून में भी देना चाहते हो तो मई तो डेली कम से कम एक एक प्रश्न लगा लो यहाँ से हर एक कॉन्सेप्ट पे, धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी उतना ही बेहतर है, क्योंकि आजकल क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ आ रहे हैं। आसान प्रश्न नहीं मिलेंगे आपको, छोटे बच्चों वाले प्रश्न। आप सोच रहे हैं सर एलिजिबिलिटी टेस्ट है ऐसे ही आएगा सिंपल, तो भैया भ्रम निकाल दो, नहीं आएगा इतना इजी पेपर। इतना इजी आया होता ना तो सिर्फ एक, मैं कह रहा हूँ जेआरएफ सिर्फ 1% बच्चों का भी नहीं होता टोटल में से जितने उसमें अपीयर करते हैं। तो थोड़ा अपन को सजग रहना पड़ेगा, इतना सोचना पड़ेगा। एंड यदि आप पढ़ना चाहते हैं यूट्यूब पर ही, ठीक है, तो प्लेलिस्ट बनी है, कोर्स का भी एक ऑप्शन है, वहां से भी आप बैच उदयपत 1.0 के माध्यम से पेपर 1 की सभी क्लासेस का एक्सेस मिल जाएगा। नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। एंड किसी भी प्रकार का आपको कोई संदेह होता है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, एंड आप मुझे वीडियो पर भी कमेंट करके बता सकते हैं। एंड यदि आप यहाँ तक पहुंचे हैं तो इन जानकारी आपको अच्छी लगी हो, मैंने आपको समझाने की पूरी कोशिश की है, आपको समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना यदि आप पहली बार आदेश पाठशाला पर आए। एंड अपने साथियों, ऐसे दोस्तों को, मित्रों को अवश्य भेजना जो यूजीसी नेट जेआरएफ तैयारी करना चाहते हैं और अपनी तैयारी को आसान बनाने के लिए पेपर 1 में अगर वो जटिलता होती है और पढ़ना चाहते हैं यूट्यूब से, तो आदेश पाठशाला इज हियर, वहां से वह अपनी तैयारी को आसान बना सकते हैं। और मैं पूरी कोशिश करता हूँ विद्यार्थियों का मित्र बनकर, एक टीचर के नाते तो नहीं परंतु एक मित्र बनकर मैं उन सबको उन सब चीजों में हेल्प करने की कोशिश करता हूँ। मैं फिर भी श्योरिटी नहीं करता हूँ 100% की आप सर सब कुछ मिलेगा। मैं सिर्फ कहता हूँ, मैं सिर्फ प्रयास करता हूँ, संभावनाओं पे बात करता हूँ, कोशिश पूरी करता हूँ, लेकिन अपना पूरा 100% देता हूँ। एक और संदेह आएगा सर यूट्यूब पे बनाना है तो कंटेंट से कॉम्प्रोमाइज होगा, तो सर बता देता हूँ, मेरे पास जितने भी जो वर्षों का अनुभव है वो सारा का सारा अनुभव मैंने आप सब में झोंक दिया है, सारा का सारा अनुभव आप लोगों में बांट दिया है। बस आपके ऊपर है आप उस अनुभव को कैसे यूज कर पा रहे हो। तो मैं कंटेंट के साथ 0.001% भी कोई कंप्रोमाइज नहीं करता हूँ, बस इतना आप सबके लिए बताने के लिए। आशा करता हूँ आपके लिए इन्फॉर्मेशन समझ में आई होगी। तो मिलते हैं फिर किसी अगले सेशन के साथ, तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, आनंदित रहें, अच्छा खाइए, अच्छा सोचिए, स्वस्थ रहिए और अपने आप को खूब व्यस्त रखिए और मेहनत करते रहिए और सभी अपने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी के साथ मेहनत कीजिए। तो दीजिए मुझे जाने की इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।